मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और नवल नारायण कथा का 52 अंक आपके बीच जा चुका है। आज 53वें अंक में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। पिछले अंक में कहानी कहाँ पे छोड़ी थी आपको याद होगा। और हमारे सम्मुख बैठे हुए दो श्रोता जिन्हें मैं अतश्री नवल नारायण कथा सुना रहा हूँ, जनार्दन चाचा और संजय भैया, जो नवल नारायण को बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत दिनों से मैंने आपको नहीं बताया, डिस्क्लेमर आपको पता है कि ये सारे चरित्र काल्पनिक है, इसका जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये सब कहा जाता है और ये सब मैं आपको कह रहा हूँ डिस्क्लेमर में। लेकिन आप मजे लेकर के सुन रहे हैं और मैं भी मेहनत से आपको ये कहानी सुना रहा हूं। तो आप कल्पना करके चलिए कि ये सारे पात्र इस धरती पे जीवित कभी ना कभी कहीं ना कहीं रहे हैं, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। लीगल वार्निंग ये है डिस्क्लेमर में कि ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका किसी से कोई जीवित मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, मैं आपको एक लेखक की तरफ से, आप एक श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप ये कल्पना करिए कि ये कहानी के जितने भी चरित्र हैं वो कहीं ना कहीं आज भी जीवित हैं, अपनी कहानी खुद सुन रहे हैं। अब आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पे हमने कहानी को छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। माया, प्रोफेसर हंस की बहन माया और हंस के भाई कंस की बहन माया। दूसरे शब्दों में कहूं तो कंस की वो बाहर वाली प्रेमिका माया। बहन तो है ही नहीं, बहन का रिश्ता पीछे छूट गया है, ये पिछले अंक में भी हमने आपको कहा था। हालांकि हंस के घर में सभी ऐसे नहीं हैं। हंस का ये भाई ऐसा बेहुदा किस्म का निकला है और ये जो बहन है ये ऐसी बेहुदी किस्म की निकली है। बाकी हंस की और जो अन्य 5 बहनें हैं उनके अंदर एक संस्कार दिखा था। हंस जी के अंदर भी कुछ हद तक संस्कार दिखा था, लेकिन हंस जी ने कुछ पाप कर लिए जिंदगी में, इस बहन के कारण किए, जिसके चलते उनके गुनाह अक्षम्य हो गए। एक बहन का बेटा उठा के इस बहन का घर बचाने के लिए रंजितवा को इसके हवाले कर दिया। अब उसके बाद रंजितवा ये कहानी आपको बता रहा है। रंजितवा अपनी पीड़ा जो हमसे साझा किया है वो मैं आपके सम्मुख साझा कर रहा हूं। तो पिछला अंक का कहानी आपको याद होगा। जो माया, नवल नारायण की माया नवल नारायण से बात नहीं करती। आप माया का पाखंड देखिए, कहानी यहीं से आज शुरू करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। माया कितनी बड़ी पाखंडी है, आप माया का पाखंड देखिए जरा। माया के भाई को नवल नारायण 5-5 हजार करके 4 बार रुपए देते हैं। माया को कोई तकलीफ नहीं होती, उसके पेट में कोई मरोड़ नहीं है। और वो भाई भी झूठ बोल के पैसा ले जा रहा है, ये कह के कि हंस जी की तबीयत खराब है, उनको बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला है, घर की जरूरत है। जबकि सच्चाई बाद में उल्टा पता चलता है कि हंस जी को तो पता ही नहीं था कि ये कहीं से रुपये भी वसूली करता था। तो कंस ने ऐसे पता नहीं हंस जी के कितने रिश्तों को इसी तरह से शोषण कर लिया होगा, हंस जी के नाम पर कितने पैसे उनसे वसूल लिए होंगे, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हंस जी को जीते जी पता भी ना चला हो कभी, क्योंकि जिसने भी लिहाजवश कभी पूछने ना गया हो हंस जी से, तो उसके तो पैसे गए। और रंजितवा गया था हंस जी के बुलावे पर, तो रंजितवा का 10,000 रुपया, घड़ी, रेडियो सब चोरी कर लिया था एक कंस के पुत्र ने। तो
वहां से ये भी रंजितवा को समझ में आया, जो आपको बताया गया है कहानी में पीछे, कि हंस जी के घर में पता नहीं ऐसे कितने उनके मित्र, नातेदार, रिश्तेदार आए होंगे, जिनके पता नहीं क्या क्या चोरी कर लिया होगा कंस के इन कुछ हरामखोर औलादों ने, जो कि कभी पता नहीं चला होगा। जैसे रंजितवा ने कभी किसी को फिर नहीं बताया कि हमारे 10,000 रुपये वहां चोरी हुए, कुछ पैसे चोरी हुए, रेडियो घड़ी गायब हो गया, गए थे पचनामा, तो मखदुमपुर गए थे तो हंस जी के बुलावे पर। इतना तो माया को पता था, लेकिन कितने पैसे गायब हुए ही नहीं पता था माया को। तो ऐसा ही पता नहीं कितने रिश्तेदार होंगे, हंस जी को तो कभी पता ही नहीं चला कि रंजितवा का कुछ यहाँ पे सामान भी गायब हुआ है। हंस जी को कभी ये भी जीते जी नहीं दिखा और नहीं समझ में आया कि कंस के जो औलादे जिनको मैं पाल रहा हूं, इनमें से कुछ चोर उचक्के भी हो सकते हैं। हालांकि कंस जी ने बाद में इसका कुछ ट्रेलर देखा, जब कंस जी के घर से, उसी खानदान से, उसी खानदानी घर से कंस के एक पुत्र की पत्नी, मतलब कंस की बहू भी भाग गई। ये वो घर है, खानदानी घर, जिस घर से बहू भी भाग जाती है। बेटी का लक्षण आप देख ही रहे हैं, माया की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो घर की इज्जत किससे होती है? बेटी से, बहू से, उस घर के चरित्रवान बेटों से। तो हंस जी के घर में, हंस जी के खानदान में, हंस जी को अपने जिस खानदान पर बहुत गर्व था, उस खानदान का प्रोडक्ट है कंस, जिसके बहन से, अपनी सगी बहन से रिश्ते हैं नाजायज। और उस कंस के, अब कंस की औलादे कैसी हो सकती हैं, जो कंस खुद ऐसा है तो? हालांकि फिर भी सभी औलादे ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ औलादे ऐसी भी निकली कि अब उनकी, वो भी वैसे ही चरित्रहीन, तो उनकी पत्नियां भी मिल गई चरित्रहीन। तो कंस के घर से बहुएं भी भाग जाती हैं। कंस की बहन का कारनामा आपको बता ही रहे, हंस जी की बहन का कारनामा आपको बता ही रहे। तो ये हंस और कंस का खानदान है, खानदानी चरित्र है, जो गाथा भी मुझे आपको बतानी थी कि केवल इस झांसे में मत आइए कि प्रोफेसर हंस जी प्रोफेसर ही हैं। प्रोफेसर के अलावे उनके घर में और क्या क्या है, दूसरे लोगों को, पूरे गांव को जो आदमी संदेश देता घूमता था, जिसके घर में झगड़े हो जाए तो ये ताने दिया करता था कि भाई भाई के बीच झगड़ने की चीज है, कैसे उल्टे लोग हैं। उस हंस जी को जीते जी सारे अवगुण अपने घर में देखने पड़ गए। ये समय है, सब कुछ दिखा देता है। उसी हंस के नाम पर, कि हंस जी को वेतन नहीं मिल रहा है, उनका वेतन रुका हुआ है, उनका तबीयत खराब है, वो हंस का भाई कंस आके नवल नारायण से रुपए वसूल के जा रहा था। और बाकी तो आपको पता ही है कि नवल नारायण की पत्नी माया से कंस के रिश्ते क्या है। और हमने आपको पिछले सप्ताह यह भी बताया ही था कि नवल नारायण का कंस के साथ रिश्ता क्या कहलाएगा। साला बहनोई का केवल नहीं कहलाएगा, हिंदी में तो कोई शब्द ही नहीं है। तो उर्दू में रकीब शब्द है, हमने आपको हिंदी में कहा था आप सौता कह के बुला सकते हैं। ये मेरे तरफ से इस किताब में शब्द ले लीजिए, नाथ श्री नवल नारायण कथा में। तो अब बढ़ते हैं इस कहानी में वहां से आगे। अब माया का आप किस तरह का दोगला चरित्र सामने आता है, ये देखिए। वो माया, जब नवल नारायण अपने भाई को 1,200 रुपए सिर्फ देता है, तो पूरा सर आसमान सब उठा लेती है अपने सर के ऊपर, नवल नारायण का जीना दुश्वार कर देती है। और सबसे ज्यादा जीना दुश्वार इसमें होता है रंजीतवा का, क्योंकि रंजीतवा जिस समय उसको जरूरत थी कि उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, उसका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पे लगे और उसकी जरूरतों पर नवल नारायण और माया ध्यान दे, उस वक्त माया और नवल नारायण अगले 5 साल के लिए ऐसा झगड़ा लेकर के बैठते हैं अपने अंदर, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान रंजीतवा को होता है। क्योंकि माया अब नहीं बताने जा रही रंजीतवा की जरूरत, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा रंजीतवा को भुगतना पड़ता है। कलम नहीं है स्कूल जाने के लिए, लीड नहीं है, रिफिल नहीं है,
माया कहती है नील घोर के लिखो। आपने कोई माँ ऐसा नहीं सुना होगा जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसके लिखने की जरूरत में उसको कलम में नील घोर करके दे लिखने के लिए। शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा इस कहानी को सुनने से पहले। और जब रिफिल आए तो वो तीनों बच्चों में बांट दे, बोले मैं तो सबको बराबर करूंगी। और फिर जब बड़े वाले का कम पड़े तो फिर उसे नील घोर के दे। ऐसी पाखंडी स्त्री, ऐसी दोगली स्त्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपने भाई के लिए पैसे, भाई तो ऐसे नहीं है, लेकिन अपने भाई को जब पैसे नवल नारायण दे रहा है तो उसके पेट में मरोड़ नहीं है, लेकिन नवल नारायण ने अपने सगे भाई को दे दिया तो उसके पेट में इतना तगड़ा मरोड़ उठता है। रंजितवा के रिफिल में से हिस्सा बांट करके वो अर्नउआ बकलेश्वा को दे देती है बर्बाद करने के लिए, और फिर रंजितवा को कहती है नील घोर करके तुम लिखो। ऐसी माँ आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए। अब ये अलग बात है, उस वक्त तक रंजितवा को पता नहीं था कि ये हमारी माँ तो है ही नहीं। हालांकि उसको चीजों से समझ में आ रहा था कि हमारे लिए दूसरा नियम कानून है, अर्नउआ बकलेश्वा के लिए दूसरा है। अर्नउआ बकलेश्वा को नवल नारायण के प्रकोप से उनकी गलती पर भी बचाती है, और मेरी न गलती रहे तो भी वो नवल नारायण से पिटवाती है। खाने की चीज हो, पढ़ने की चीज हो, कुछ भी हो, उसका बंटवारा बाइस्ट तरीके से अर्नउआ और बकलेश्वा की तरफ ज्यादा किया जाएगा। और अगर कुछ बच जाता है मिलने मिलाने का तो रंजितवा को भी दे दिया जाएगा। तो रंजितवा थोड़ा सा स्वाभिमान वाला, उसने स्वाभिमान उसके अंदर बचपन से ही था, तो उसने इसको समझ लिया, इसको आत्मसात कर लिया, और उसने इन चीजों को स्वीकार कर लिया कि जो मिलता है वो ले लो और नहीं मिलता है तो मांगने की तो जरूरत नहीं है मुंह खोल के, क्योंकि मिलना तो ऐसे भी नहीं है, और जो खुद नहीं मिल रहा है वो मांग के भी नहीं लेना है। तो माया ने इसका और फायदा उठाना शुरू कर दिया। कालांतर में आपको पता चलेगा माया ने ही नहीं, नवल नारायण, बकलेश्वर, नौआ, सब ने सोचा ये बेवकूफ है, ये समझ नहीं पाता हमारी चालाकियां। तो कई बार ऐसा होता है, जो सरल व्यक्तित्व होता है, जो मर्यादा को निभाना जानता है, जो अपने आत्म अभिमान और स्वाभिमान को अपना जिंदा रखते हुए थोड़ा सा कम बोलना पसंद करता है, अपने अधिकारों की बात कम करता है, नहीं मांगने जाता है, तो बाकी लोग उसे बेवकूफ समझ लेते हैं, और फिर उसके ऊपर जुल्म सितम और बढ़ता चला जाता है। तो ये कहानी इसकी भी दास्तान है। अब माया का कृत्य देखिए, वही माया जो नवल नारायण खाना खाएंगे, खैनी खाएंगे, पानी पिएंगे, कौन सा शर्ट पहनेंगे ड्यूटी जाने के लिए, ये सब रंजितवा को बीच में माध्यम बना करके पूछवाती है। क्यों? क्योंकि माया तो नाराज है नवल नारायण से, बात ही नहीं कर रही, लेकिन ख्याल खूब रखा जा रहा है नवल नारायण का। और रात में सोते वक्त वही माया अब कभी रंजितवा को उठा करके नहीं पूछ रही कि नवल नारायण से पूछो। अब इसके आगे का शब्द आप खुद ढूंढ लीजिए, हम शब्द देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अश्लील लगने लगेगा। जब कहानी लेखन में आएगी किताब में, तो वहां जो उचित शब्द महसूस होगा वो लिख दिया जाएगा। कायदे से माया को पूछना चाहिए ना वहां पे भी, पहले रंजितवा को उठाना चाहिए ललटेन बुझाने के बाद, और रंजितवा को उठा के पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि बड़का पापा से पूछो, फिर जो जवाब मिले उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन वहां माया की जरूरत नहीं है रंजितवा की, वहां तो माया बिस्तर खुद ही बदल ले रही। सोने तो बकलेश्वर के बिस्तर पर जाती थी, और उसके बाद पता नहीं कौन सा गाना गाते हुए, कौन से संगीत, कौन से राग में शुरू हो जाती थी लालटेन बुझते ही। अब पहले मैं पिछले अंक में बता चुका हूं, पहले तो रंजितवा सो जाता था लालटेन बुझते ही, मजबूरी में नींद आ जाती थी। अब तो नींद नहीं आती, क्योंकि उसको अभाव है, उसको अगले दिन की चिंता है। और माया का वो बेसुरा राग में गाना सुन करके अब उसे और भी ना समझ में आए हो क्या रहा है। तो अर्नउआ ने टॉर्च चला के एक दिन देख लिया, और एक दिन रंजितवा ने भी देख लिया। अर्नउआ के ऊपर उसका बुरा असर पड़ा, क्योंकि उस घटना को उसने दिल से बिठा लिया, और माया ने जो उसे समझाया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया उसका, उससे अर्नउआ बिगड़ता चला गया। और रंजितवा ने ना एक्सप्लेनेशन पूछा ज्यादा,
और ना उसको अपने दिल से लगाया। उसने वहां से अपना चारपाई उठा करके छत पे कर लिया और वहां से उसको आजादी मिल गई इन भूतों से, इन जंगली लोगों से और इन जंगली लोगों के सामीप्य से। तो उसकी पढ़ाई में और थोड़ी स्थिरता आ गई, क्योंकि अब देर रात तक लैंप लालटेन जला करके पढ़ने में अब कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि माया को सोने की जल्दी रहती थी ना, क्योंकि माया को अपने वासना की आग बुझाने की जल्दी है। तो जल्दी खत्म करो, पढ़ाई बंद करो, सो जाओ अब बस, जितनी जल्दी हो। लेकिन अब रंजितवा को ये लिबर्टी मिल गई छत पर जाने के बाद। और रंजितवा के साथ माया नहीं है, लेकिन ईश्वर कभी भी ऐसे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। तो पड़ोस में रहने वाली उसकी बीना दीदी, 10 साल की रंजितवा के साथ देने के लिए वो पड़ोस में रहने वाली 20-21 साल की बीना दीदी, उनको दया आता है और वो कहती है हम जो ये बगल के छत पे सो रहे हैं, तो हम बस केवल एक दीवार का ही तो फर्क है, एक बाउंड्री की ही तो फर्क है, 3 फीट की। मैं इसको पार करके मैं वहां भैया के पास उधर बगल में चारपाई पर उधर सो जाऊंगी, तो उनको डर नहीं लगेगा। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि माया और नवल नारायण कितने हृदयहीन इंसान रहे होंगे, जो 10 साल का बच्चा खुली छत पर बरामदे में सो रहा है अकेला जाकर के, उनके कृत्यों से आजी जाकर के। लेकिन उसकी सुरक्षा की, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की उनको कोई चिंता नहीं है। वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिल गई अब अपने कृत्यों के लिए। तो ये नवल नारायण और माया के बहुत कारनामे, ये कारनामे बताने जरूरी थे। आपके समाज में, आपके बीच में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाते, जिनका असली चेहरा आप नहीं समझ पाते। अब उसरी पोस्ट ऑफिस के पास एक अर्जुनवा है, वो कभी नहीं समझ पाया कि नवल नारायण पूरा जिंदगी भर मेरा मददगार क्यों रहा। उस मदद के बदले 2 किलो आटा, 1 किलो भंटा, 1 किलो दाल। और अर्जुनवा जैसे पता नहीं और कितने लोग, कितने लोगों की पत्नियों के साथ नवल नारायण ने चरित्रहीनता की, उनके चरित्र पर दाग लगाया, उनके साथ अपने वासना की आग बुझाई। 1 किलो भंटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये दे करके बहुत सारे लोग कभी नहीं समझ पाए कि नवल नारायण ये हमारे ऊपर जो दया कर रहा है, नवल नारायण दयालु इंसान है, या इस दयालु शकल के पीछे एक बहुत बड़ा शैतान छिपा हुआ है। जो स्त्रियां नवल नारायण के झांसे में आई और नवल नारायण के कहने पे उसने बचत खाता खोल लिया, और जिनके पैसे डूब गए, जिनका कभी कोई खाता खुला ही नहीं, उन स्त्रियों को बहुत बाद में समझ में आया कि बड़ा बाबू इतने केयरिंग थे उसके लिए, या बड़ा बाबू ने एक जाल फेंका था, उसमें से कुछ उस जाल में फंस गई। तो जहां वो जो जाल उसने बिछाया फंस गई, उसका खाता खुल गया। उसको नवल नारायण ने अपने पास से भी उसके ऊपर अपने पैसे लुटाए, उसको गिफ्ट दिया, उसको साड़ी दी, उसको कपड़े दिए, उसको घुमाया, कुछ को लेकर के पटना तक उनकी बीमारी दिखाने गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये भी कहानी है, आगे बताऊंगा अभी आपको। लेकिन जो उसके जाल में नहीं फंसे, उनके रूपे वो नवल नारायण जो घर घर जाकर के बचत योजनाओं का खाता खोला करते थे, इतने ज्यादा। ऐसा आपको डेडिकेटेड कलर का आपको पोस्ट ऑफिस का कहीं नहीं मिलेगा, जो घर घर में दोपहर में घूमता हो और उसको प्रेरित करता हो कि पति से कुछ पैसे चुराओ, बचत करो और उसको पोस्ट ऑफिस में खोलो, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और जब वो बेचारी औरतें 4-5 साल बाद अपना पैसा ढूंढ रही तो लो, खाता ही नहीं खुला था कभी। तो नवल नारायण आपको पता है, याद होगा, ऐसे कमाई खाने का बिल्कुल पहले से ही अभ्यस्त है। ये स्त्रियों का शारीरिक शोषण भी करता है और मौका मिल जाए तो उनके पैसे भी खा जाता है। तो ये नवल नारायण में गुण कूट कूट के भरा हुआ है। अब उधर देखिए, वो माया, वो नवल नारायण। माया का तो आपको दोगला नीति हमने आपको बता दिया। नवल नारायण को अपने घर की कोई चिंता नहीं है। और इस बीच में क्या होता है, राम नरेश पाठक जी ने अपने पुत्र को भेज दिया था, सुपुत्र को पढ़ने के लिए, और उधर ठाकुर मास्टर ने अपना पैसा मांग लिया। तो नवल नारायण तो मुकर गए, और माया ने कहा हमको भी कोई लेना देना नहीं है, अब जब दादा आवेंगे, बाबा आवेंगे तो पैसा देंगे। बाबा ने ठीक किया था ना ट्यूशन।
इस बीच में रंजितवा के स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें रंजितवा को एक कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेना था। तो नवल नारायण एक नाटक लिख के देते हैं, बोले चाचा भतीजा का नाटक करना तुम और अरनउआ दोनों मिल करके। तो उसमें ये रोल दिखाया गया था कि चाचा एक बहुत गरीब है जिसका भतीजा पढ़ना चाहता है, इस तरह से लेकर के कविताओं की कुछ लाइनें जिसकी तुकबंदी मिलाई गई थी, तो जिसे रंजितवा पेश करता है अरनउआ के साथ मिलके, जिससे बड़े प्रभावित होते हैं लोग और बड़ी तालियां बजती हैं उसके ऊपर। तो जो रंजितवा के प्रिंसिपल साहब थे, चूंकि अरनउआ भतीजा का रोल किया था ना, तो वो उस फंक्शन के बाद उठ करके कहते हैं, क्योंकि उसमें अपने भतीजा के लिए वही मांगा गया था कि उससे स्कूल का नाम करके यही गुहार लगाता है वो चाचा अपने भतीजा के लिए कि उस स्कूल में अब पढ़ाने भर उसको पैसा नहीं है, तो अगर बिना फी के भी मास्टर साहब पढ़ा देंगे तो उनके ऊपर बड़ा एहसान होगा। अब वो एक मनोरंजन के लिए लिखा गया तुकबंदी था, लेकिन अब प्रिंसिपल साहब को बड़ा खुशी होता है और वो कहते हैं कि भाई हमने इस भतीजे की फी माफ कर दी, इस भतीजे को कोई कोई फी नहीं देना पड़ेगा। एक मजाक की बात थी। अब ये मजाक नवल नारायण तक पहुंचता है। अब अरनउआ की फी 10 रुपए जाती थी, बकलेसवा की भी 10 रुपए जाती थी और छठी क्लास से ऊपर की फी 20 रुपए जाती थी। तो नवल नारायण कहते हैं रजितवा को, मास्टर साहब से पूछ के आना, सच में जो घोषणा किए थे अब इसका फी नहीं लगेगा। तो रजितवा कहता है लिख के दे दीजिए, आप जो कहना है, मैं क्या पूछूंगा इसमें। तो नवल नारायण लिख के देते हैं। तो रजितवा ले जाता है तो प्रिंसिपल साहब साइन करके दे देते हैं, कहते हैं हाँ मैंने भरी सभा में कहा है, तो अब जो भतीजा का रोल किया था अरनउआ, इसका फी हम एक्सक्यूज कर देते हैं, नहीं लगेगा। तो जब नवल नारायण के पास वो चिट आता है तो नवल नारायण कहते हैं नहीं, मास्टर साहब से जाके ये कहना कि वो तो रोल निभाया गया था, उसमें कहा गया था ना भतीजा का फी माफ करने, लेकिन गुजारिश तो मैंने करी थी ना, खुश तो आप मेरे कहने से हुए थे ना, मैंने जो कविता पढ़ी थी और मैंने जिस तरह से गुजारिश की, खुश तो आप उससे हुए, तो फी तो मेरी माफ होनी चाहिए। लालची नवल नारायण को 20 रुपया माफ कराना है, 10 रुपए नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको नवल नारायण के लालच की पराकाष्ठा बताता हूं। जिस स्कूल में नवल नारायण ने बच्चे का एडमिशन कराया था अपने तीनों का, उस स्कूल का एक नियम था कि अगर यहां किसी भी घर के 3 बच्चे पढ़ते हैं तो एक की फी माफ। तो बकलेसवा तो पहले ही फ्री हो गया और जिसकी फी कम हो उसकी फी माफ। अब नवल नारायण को देना पड़ रहा था अरनउआ का फी और रंजितवा का फी। रंजितवा का फी 20 रुपया और अरनउआ का फी 10 रुपया। बकलेसवा का तो 3 के चलते एक माफ, तो 3 पे एक फ्री, फ्री हो गया। अब ये पाठ करने के बाद, अब चूंकि प्रिंसिपल साहब डायरेक्टर साहब ने ये घोषणा कर दी, तो अब अरनउआ का भी माफ हो रहा था, अब केवल रंजितवा का फी लगता 20 रुपया। लेकिन नवल नारायण की लालच की पराकाष्ठा देखिए, वो कहते हैं रंजितवा को तुम जाके कहो कि फी तो मेरा माफ होना चाहिए, अरनउआ का नहीं, भतीजे का नहीं, रोल तो मेरा था जिससे आप खुश हुए थे ना। तो क्या समझ में आता है मास्टर साहब को, ये नहीं पता। जब जाके रंजितवा कहता है ऐसा ऐसा पापा हमको कह के भेजे हैं, सिखा के भेजे हैं आपसे कहने के लिए, तो जो डायरेक्टर साहब से कहते हैं ठीक है बेटा, आज से तुम्हारा फी माफ, तुम ऐसे भी हमारे स्कूल के लिए हीरा हो, मुझे पता है कि तुम हमारे स्कूल का नाम कराओगे। कोई भी आता है जब तुमसे मिलता है तो उसके चलते हमारे स्कूल में एडमिशन के सेशन में तुम जैसे ही तुमसे मिलता है, उसके बाद हमारे स्कूल में काफी बच्चे बढ़ गए, तुम्हारे आने से हमारा स्कूल तरक्की पर है। जो कोई भी गार्जियन आके तुमसे 2 मिनट बात करता है, उसके बाद मेरे स्कूल में अपने बच्चे को कंफर्म हॉस्टल में रख के जाता है, तो तुम्हारी फी मेरे तरफ से ऐसे ही माफ है बेटा, लो मैंने माफ कर दिया। अब रंजितवा की फी माफ हो गई।
अब आप कहेंगे मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि नवल नारायण का रंजितवा के पढ़ाने में योगदान क्या है, किया क्या है रंजितवा के लिए नवल नारायण ने। अब रंजितवा नवल नारायण के एहसान पर नहीं पढ़ रहा है। नवल नारायण ने कविता लिखी थी जिसे रंजितवा ने वहां जाकर के पढ़ा, जिसके चलते एक की फी माफ हो सकती थी, अरनौआ की माफ हो रही थी 10 रुपए, बकलेश्वर की पहले से ही माफ थी, लेकिन नवल नारायण ने अपने लालच के पराकाष्ठा में रंजितवा को फिर से भेजा। और जब रंजितवा मास्टर साहब से बात करने जाता है, डायरेक्टर साहब, तो रंजितवा की फी माफ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है ये तुम्हारी फी माफ हो गई हमेशा के लिए, जब तक तुम इस स्कूल में पढ़ोगे तब तक तुम्हें अब यहाँ कोई फी नहीं देना है। तो अब नवल नारायण केवल किसकी फी देते हैं? सिर्फ अरनहुआ की फी दे रहे होते हैं, 10 रुपए महीना। रंजितवा की उसके कृतित्व के चलते माफ, उसके काव्यात्मक जो उसने प्रस्तुति दी थी उसके ऊपर एक ही माफ होनी थी, तो रंजितवा की माफी के लिए चूंकि नवल नारायण ने इंसिस्ट किया रंजितवा को कहने के लिए, तो उसने जाके कहा और उसकी माफ हो गई। बकलेश्वर की पहले से ही माफ। तो नवल नारायण के ऊपर बच्चों के पढ़ाई का बोझ ही क्या था, लेकिन फिर भी वो नवल नारायण जो अपने साले को 20,000 रुपये उधार दे सकते हैं, जो अपने भाई को 1200 रुपये उधार दे सकते हैं, और उसके बाद वो मियाँ बीबी की लड़ाई में 1 रुपये में उस वक्त 12 रिफिल आया करते थे, और वो जो रिफिल आता था उसमें 4-4 रिफिल। आप किसी तरह से कहेंगे ये एक जस्टिफाइड बंटवारा है? जो माया करती थी हम सबको दे देंगे 4-4, और उसके बाद रंजितवा को नील दे के भेजती थी, नील घोल के लिखने के लिए। एक प्रश्न उठता है, ऐसा पिता क्यों होना चाहिए? रंजितवा के जीवन में इससे ज्यादा कष्ट आता क्या अगर नवल नारायण मर गए होते? रंजितवा अगर अनाथ होता फिर तो माफ हो ही गई थी, कम से कम उसको थोड़ा सा और दया और मिल जाता, स्कूल वाले उसके पढ़ाई के खर्चे भी उठा लेते, फिर तो उन्होंने माफ कर ही दिया था। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जनार्दन चाचा और संजय भैया का मुंह तमतमा रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं उनको इशारे से रोके हुए हूं, लानत नहीं भेजिएगा अभी, नहीं तो कहानी आज का रुक जाएगा। अब इस बीच में और एक कांड होता है। अब नवल नारायण की लालच बढ़ती जा रही है। अब मास्टर साहब, ठाकुर मास्टर साहब ने पैसा मांगा है, पैसा तो उनको दिया नहीं नवल नारायण ने, लेकिन अब देखा कि नरेश पाठक जी का पुत्र सुपुत्र यहां पढ़ने आने लगा है। तब नवल नारायण क्या करते हैं, नवल नारायण से कुछ लोग पूछ रहे थे आपके बाबू कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि रंजितवा की पढ़ाई के चर्चे लोगों में होने लगे थे, क्योंकि अब ये सब जो फंक्शन में रंजितवा कभी भाषण देता था, कभी अंग्रेजी में कोई ऐसे बोलता था, कभी हिंदी में कुछ भाषण बोलता था, तो लोग सुनते थे, आसपास के एरिया के लोग। तो धीरे धीरे स्कूल की ख्याति फैल रही थी और रंजितवा की भी ख्याति फैल रही थी। लेकिन अब रंजितवा की ख्याति फैल रही थी तो इसका क्रेडिट रंजितवा को नहीं जा रहा था। लोग क्या सोच रहे थे, अरे नवल नारायण कितने अच्छे गार्जियन हैं, कितना डिसिप्लिन में बच्चे को रखा है और कितना अच्छा बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसके कारण देखिए बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। एक बार मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चे के अंदर क्या संस्कार है, बच्चा क्या बोलता है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता था ना कि बकलेश्वर और नौआ से तो आप मिले नहीं हैं, ना बकलेश्वर नौआ का टैलेंट दिख रहा है कि वो कितने हैं। ये नहीं उनको पता कि रात रात भर 12-12 बजे तक रंजितवा खुद अपना सेल्फ स्टडी में लगा रहता है, और कुछ जो नहीं आता है वो ठाकुर मास्टर साहब आके बता ही जा रहे थे। अब ठाकुर मास्टर साहब भले ही 3-3.5 महीना ही पढ़ाए, लेकिन अब ये रंजितवा की कैपेबिलिटी थी कि उसने पूरे क्लास का मैथ अपना पूरा उसी 3 महीने में पूरा कर लिया। मैथ विज्ञान उसको वहां से पूरा हो गया। बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश तो वहां मिश्रा जी पढ़ा ही दिया करते थे। बाकी और सब्जेक्ट उसको कुछ कठिन फिर लगता ही नहीं था, वो तो अपने आप भी पढ़ करके याद कर लो तो सब समझ में आ जाता है। मैथ और साइंस में प्रॉब्लम होती थी, वो ठाकुर जी से 3 महीने में ही उसने अपना पूरा कोर्स उस साल का खत्म कर लिया।
अब जब इसकी ख्याति चलती है और नवल नारायण बाहर मोहल्ले में निकलते हैं, दुकान पर बैठ करके मजमा लगा के बैठ जाते हैं, सबको चाय निमकी और समोसे खिला रहे हैं, तो वहां कुछ लोग कहते हैं आपका बच्चा पे ऊपर सर आप बहुत मेहनत करते हैं, हमारा भी बच्चा अगर ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ जाता, हमारा बच्चा भी अगर ऐसे ही मैथ में अच्छा कर पाता तो शायद कुछ आगे जिंदगी में बन पाता। तो वहां एक थे वेटनरी डॉक्टर, डॉक्टर शशि भूषण जी। तो वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ कोई हमारे बच्चे को पढ़ाने वाला नहीं है। तो उनका एक बच्चा था, उसका भी नाम अरुण था। तो वो कहते हैं काश मेरे बच्चा को भी आप पढ़ा देते बड़ा बाबू, जैसे अपने को पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा बाबू को आइडिया लग जाता है, कहते हैं मैं इतने सस्ते में नहीं पढ़ाऊंगा डॉक्टर साहब, फी बहुत महंगा लगेगा। तो अब दुकान पर चैलेंजबाजी हो जाती है, कहते हैं कितना फी लगेगा। तो नवल नारायण हाँकते हुए कहते हैं 150 रुपया महीना लगेगा बच्चे का। तो शशि भूषण जी के साथ और भी उनके बगल के एक पड़ोसी थे जो वहां के चौकीदार हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा हम भी अपना बेटा को भेज देंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, 150 रुपये दे देंगे, दोनों बच्चे हम पढ़ाने के लिए आपके पास भेज दे रहे हैं और 300 रुपये आपको दिए जाएंगे इनको पढ़ाने की ट्यूशन फी, लेकिन आप पढ़ा दीजिए। तो नवल नारायण वही कहते हैं किस क्लास में बचवा पढ़ता है आपका? तो पता चला रंजितवा से तो बहुत नीचे पढ़ता है। तो नवल नारायण वही अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, कहते हैं तो हम पढ़ाएंगे उससे बढ़िया काहे नहीं वही बचवा पढ़ा दे जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। भाई हमने उसको तो पढ़ा के ठीक कर ही दिया है, अब इन बच्चों को तो वो भी पढ़ा सकता है। तो वो दोनों और खुश हो जाते हैं, कहते हैं उस बच्चे से तो हम प्रभावित ही, अगर वो अपना समय दे सके और उनको दिक्कत ना हो तो बच्चा से तो बच्चा और भी ढंग से पढ़ लेगा। तो अब रंजितवा के लिए 2 पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं। नवल नारायण ने यहां अपनी कमाई ढूंढ ली, 300 रुपये महीना। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि स्कूल में फी कितनी दे रहे थे पढ़ाने की ट्यूशन फी, रंजितवा के लिए 20 रुपये, और छठी क्लास से नीचे की फी थी 10 रुपये महीना। वहां नवल नारायण ने ट्यूशन फी कितनी मांगी? 150 रुपये, और वो दोनों देने के लिए तैयार हो गए। और उसके आगे जब तक रंजितवा 10वीं तक पढ़ता रहा, वह 2 बच्चे रंजितवा पढ़ाता रहा, जिनके बदले में नवल नारायण 300 रुपए की ट्यूशन फी वसूलते थे। और रंजितवा की स्कूल फी रंजितवा ने माफ करवा ली थी। तो रंजितवा को पढ़ाने में नवल नारायण का खर्च क्या था? रंजितवा को न रिफिल मिलता था, नील से लिखना पड़ रहा था, क्योंकि माया नवल नारायण से ये सब बातें तो करती नहीं थी, केवल बिस्तर इधर से उधर कूदने का काम माया करती थी। उसके लिए नवल नारायण से कोई झगड़ा नहीं था माया का। और नवल नारायण रंजितवा को क्या कहते हैं? राखी फाड़ना गलत बात है ना, यही जाके नरेश जी से कंप्लेन किए हो ना कि हमसे गलत काम करवाया जाता है। तो बच्चे पढ़ाना तो गलत बात नहीं है ना, और ये तो हमने शुरू नहीं कराया है, ये तो तुम्हारे वही नरेश चचा ला करके पहले अपने बेटे को फ्री में पढ़ाने के लिए तुम्हारे माथा पर ठेल गए हैं ना, तो इसको पढ़ा सकते हो ना, तो ये 2 बच्चे भी पढ़ाओ। रंजितवा कुछ नहीं कहता है। नवल नारायण कैसे लॉजिक का रंजितवा के पास क्या जवाब हो सकता था? रंजितवा कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन बच्चों को भी पढ़ा दूंगा और खुद भी पढ़ लूंगा। तब नवल नारायण कहते हैं इनसे मैं 300 रुपये ले रहा हूं, 150 रुपये महीना, तो मैं तो नहीं ठीक किया हूं नरेश पाठक के बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये तो तुमने स्वीकारा है, उन्होंने लाके तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, और ये तो अच्छा काम है बच्चे पढ़ाना, ये तो बुरा काम है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे राम नरेश पाठक चच्चा ने कहा है। ताने मार रहे नवल नारायण। तो इस हिसाब से 150 रुपये उनसे भी मांग लो। तो रंजितवा कहता है आप मांग लीजिए, क्योंकि ये ट्यूशन भी तो मैंने ठीक नहीं किया है ना। अगर इन बच्चों के पिताजी मुझसे पूछने आते तो मैं कहता मुझे विद्या बेचना नहीं है, मैं इनको भी वैसे ही पढ़ा दूंगा, आप इनको भेज दीजिए। तो नवल नारायण कहते हैं तुमको ठाकुर मास्टर आते हैं तो पैसा लेते हैं कि नहीं? तो नहीं, तो आप पूछता है आपने दिया क्या उनको? तो बोला हम क्यों देंगे, उनको तो बाबा ठीक करके गए हैं, वो जब आएंगे तो देंगे, लेकिन वो मुफ्त में तो नहीं पढ़ाते, पैसा तो लेते हैं, मांगे हैं ना। तो रंजितवा वहां भी थोड़ा सा जीरा करता है,
बोला वो तो तीनों के बदले सिर्फ 30 रुपया लेते हैं, आप तो एक बच्चे का 150 रुपये ले रहे हैं। नवल नारायण कहते हैं ये मेरी मांग है, ये मेरा स्टैंडर्ड है मांगने का, और पढ़ाओगे तुम, बच्चे मैं लाया हूं, और तुम्हारे पढ़ाने में जो खर्चे होते हैं उसके बदले में ये आएगा ना पैसा। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे खाने कपड़े स्कूल की पढ़ाई ये सब मुफ्त का होगा? रेतवा कहता है ठीक है, आपको जो उचित लग रहा है करिए, लेकिन नरेश चचा से मैं कैसे पैसा मांगूंगा और मैं क्यों मांगूंगा? नरेश चचा से मैं ये पैसा उनके बेटे के पढ़ाने के लिए नहीं मांगूंगा। तो नवल नारायण खींच के 2 थप्पड़ देता है, बोले स्वीकार तो तुमने किया है, मांगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारे में जो खर्चे होते हैं वो पैसा वसूला जाना चाहिए, और चूंकि उनके बच्चे को पढ़ाने की हामी तूने भरी है तो तुम्हें उनसे ट्यूशन फी मांगना है। बाद में नवल नारायण की इस बात को माया भी पकड़ के बैठ जाती है। अब कच्चे पक्के ढंग से रंजितवा ने जितना हमें बताया उसको भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन कम से कम 5 या 6 बार क्यों राम नरेश पाठक जी से उनके बच्चे पढ़ाने के पैसे तुम नहीं ले रहे, और ये दोनों बच्चे पढ़ाने के बदले 300 रुपए महीने आ रहे हैं, तो हर महीने 150 रुपए का नुकसान क्यों हो रहा है घर को, और तुम्हारे खर्चे क्या मुफ्त में आते हैं? ये कहते हुए कभी माया ने थप्पड़ से, चप्पल से, मुक्के से पिटाई करी है, और कभी नवल नारायण ने। कम से कम तो 5-6 बार की बात रजितवा बताता है, उससे ज्यादा उसे याद नहीं है। लेकिन रजितवा यह भी बताता है कि जो एहसान नरेश चाचा का मेरे ऊपर था, मैंने ठान लिया था कि ये मेरा अगर प्राण भी ले लेंगे तो भी मैं नरेश चाचा को ये नहीं कहूंगा कि जो छोटे भाई को पढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे पास इतने भरोसे से भेजा है, मैं उनसे ये कहूंगा कि ये पढ़ाने के बदले पैसे दे दे। लेकिन ये अलग बात है कि वो 150 रुपए की कमी नवल नारायण को हमेशा खलती रही, लेकिन नवल नारायण खुद जाकर के अपने रिश्ते खराब हो ना हो इसको बचाने के लिए कभी नरेश पाठक से ये कह नहीं पाया कि मुझे ये पैसे चाहिए। उसके बदले में जुल्म रंजितवा के ऊपर ये कह के करता रहा कि तेरे जो खर्चे आ रहे हैं वो क्या मुफ्त के हैं? तेरे पढ़ाने में जो खर्चे लग रहे हैं। रजतवा सुन लेता था, सारे जुल्म सह लेता था, लेकिन कभी वो पलट के अपने नरेश चचा से ये कहने नहीं गया कि मुझे छोटे भाई को पढ़ाने के लिए ऐसा दबाव दिया जा रहा है घर में और उसके पैसे मांगे जाते हैं। तो रजतवा कभी नहीं कहता है, नरेश चचा को यह कभी पता नहीं चलता है। हालांकि रजतवा के नरेश चचा उससे कई बार पूछते हैं आकर के, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। उसे दिक्कत भी हो रही थी, उसको रिफिल नहीं मिलता था, उसे नील से लिखना पड़ रहा था, दूसरे बच्चे उसकी मदद करते थे। उस क्रम में उसके एक दोस्त, उसके साथ पढ़ने वाला एक नीरज भैया थे, उसके उससे 1 क्लास ऊपर पढ़ते थे रंजितवा के, तो उनको प्रॉब्लम समझ में आई। उनको कुछ चीजें अपनी साझा की, घर की समस्याएं रंजितवा ने, तो एक बड़े भाई बन गए और बहुत सारी समस्याएं फिर वो बड़े भाई ने सुलझा दी। हालांकि इसके लिए भी नवल नारायण को बहुत ज्यादा फिर बाद में रजतवा को झाड़ पिलाई, कभी थप्पड़ मारा, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, तुमने उसे क्यों कहा, इसे क्यों कहा। अब जो कमी है वो तो कहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो रजतवा के पास था नहीं, क्योंकि माया ने 1-2 बार फिर इल्जाम लगा के नवल नारायण के सामने रंजितवा को पिटवाया कि ये पता नहीं स्कूल में पढ़ने वाले किसी साथी का कलम लाता है, मांग के लाता है, चुरा के लाता है, हमको नहीं पता। अब नवल नारायण बिना कुछ जाने थप्पड़ डंडा चालू। तो रंजितवा बताता है कि नहीं, उन्होंने अपने मर्जी से दिया है। तो नवल नारायण इतना भी अविश्वास करते हैं, बोले ठीक है ये पेन मेरे पास जमा कर दो और कल उस बच्चे को मेरे पास ले आना, मैं उसे वापस करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो। रंजितवा वो भी कर देता है। वो नीरज भैया पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस में, और वो फिर ये कह जाते हैं कि आपको शर्म नहीं आता है, आप जैसा बाप को तो शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसा बेटा मिला इस पे गर्व होना चाहिए, लेकिन आप कैसे बाप हैं इस पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए। इसके बाद नवल नारायण को उस नीरज से बहुत तगड़ा चिढ़ हो जाता है, कहता है बहुत ही बदतमीज लड़का है और ऐसे ऐसे ही इसके दोस्त हैं।
तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं अब नहीं रहा है रंजन बाबू, हम अब लानते भेजेंगे, साला ये नवल नारायण बहुत बड़का वाला हरामखोर है। संजय भैया कहते हैं जनार्दन जी, ये नवल नारायण के हरामखोरी अगर हमको समझ में आता ना तो इसको ना बाटा के जूता से मारते। ये बाटा का जूता पहनने का बहुत शौकीन था, और ये जो जूतवा खोल के स्टाइल मारते रहता था ना पोस्ट ऑफिसवा में, और स्टाइल मारता था, संजय थोड़ा पानी हमको चाहिए, पानी पिलाओ। तो हम तो सिर्फ जूनियर थे, इसलिए हमारा ओहदा नहीं था कि हम इसको पानी पिलाएं, लेकिन हम लाके पिला देते थे कि भाई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिता जैसे हैं, लेकिन जूता से मारते। तो हमने कहा अब आप लोग आपस में बातें करिए, आपको पता है कि नवल नारायण क्या है, कौन है, कैसा है, पूरा चरित्र नवल नारायण का मैं आपके सामने खोल रहा हूं। और रंजितवा के ऊपर नवल नारायण के कितने एहसान हैं, कैसे पाला है, कैसे रंजितवा पला है, ये भी अब आप आज समझ पा रहे हैं कि रंजितवा के ऊपर नवल नारायण के खर्च क्या हो रहे होंगे, और रंजितवा के माध्यम से नवल नारायण कमाई कितनी कर रहा था। ये अलग बात है कि रामनरेश पाठक से पैसे वसूलने के लिए रंजितवा को कहता रह गया, लेकिन रंजितवा ने ये काम नहीं किया, तो नवल नारायण का ये एक नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ नवल नारायण रंजितवा से 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़वा के उसके बदले में 300 रुपए महीने पा रहा था लगातार, जब तक रंजितवा 10वीं पास करके कॉलेज की लाइफ में अपने चला नहीं गया, उसरी से कॉलेज में पढ़ने जहानाबाद नहीं चला गया। संजय भैया और जनार्दन चाचा कहते हैं और ये माया का लड़ाई कब तक चला। तो मैं उनको बताता हूं कि रंजितवा के अनुसार ये माया और नवल नारायण की लड़ाई, ये लड़ाई ही थी या क्या थी, ये तो अब आप जान ही चुके हैं। बातचीत नहीं होती थी ऐसे सामने और किसी चीज के लिए, लेकिन बाकी सब कुछ चलता था। जब तक रंजितवा जहानाबाद पढ़ने नहीं गया था तब तक माया और नवल नारायण के रिश्ते नहीं सुधरे, और रंजितवा के पूरा बचपन ऐसे ही अभाव में गुजरा। रंजितवा के लिए माया कभी खड़ी नहीं हुई, नवल नारायण कभी खड़े नहीं हुए। रंजितवा के माध्यम से वो 300 रुपये महीने की कमाई कर रहे थे, और शायद रंजितवा के ऊपर पढ़ाने के ऊपर नवल नारायण का 100 रुपये महीने का भी खर्च नहीं हो रहा था, वो भी नहीं कर रहे थे। संजय भैया और जनार्दन चाचा बोलते हैं ये बहुत बड़ा वाला हरामखोर है नवल नारायण, और मेहर मौग एक नंबर का है। जनार्दन चाचा पहली बार बोलते हैं मौगा तो एक नंबर का है। मैं बोला ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी औरत से थर थर कांपता है। हो सकता है कभी लात भी खाया हो, क्योंकि जब तक आदमी लात ना खाए तब तक ऐसा मेहर मौग नहीं हो सकता है। और जितना बड़ा ये मेहर मौग है, उससे बड़ा मेहर मौग बकलेसवा निकलेगा, अभी आगे कहानी में आपको बताएंगे। अरनौआ नहीं निकला, अरनौआ के अंदर दूसरा क्वालिटी है। रंजितवा भी नहीं निकला। लेकिन नवल नारायण मेहरमौग है जो अपनी औरत से लात खाता है, हालांकि औरत की रेस्पेक्ट नहीं करता। डर के मारे रेस्पेक्ट नहीं कहते उसको, डर के मारे अगर चुप हो तो इसको रेस्पेक्ट करना नहीं कहते। एक स्त्री का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी इज्जत किया जाना चाहिए, यह तो सबसे अच्छी बात है। उसमें प्यार किया जाना चाहिए, इसको मौगा नहीं कहते हैं। लेकिन उसके डर के कारण चुप रहना उसके सामने, और पीछे में उसकी सारी बुराइयां करना, और उसका फिर कोई सम्मान ना देना, इसको मौगा इंसान कहते हैं। तो जनार्दन चाचा, मैं आपके इस बात से जरूर सहमत हूं, नवल नारायण एक नंबर का मेहरमौग तो है, इसमें कोई शक नहीं। चरित्रहीन भी है, दोगला भी है, मेहरमौग भी है, माया से डरता भी है। डर तो उसे हंस से भी लगता है, कंस से भी लगता है, और डर तो इनफैक्ट अरनौआ से भी लगता है, बकलेसवा से भी लगता है। क्योंकि इन्हीं समय में अरनौआ ने भी गाली दी है नवल नारायण के बाप को, बोला उसे 2 थप्पड़ मारूंगा उसका मुंह घूम जाएगा, और नवल नारायण की हिम्मत नहीं हुई कि उस अरनौआ को 2 थप्पड़ लगा सके। वहीं से अरनौआ का मन बढ़ता चला जाता है। तो आगे की कहानी मैं आपको इसके आगे बताता हूं।
ये 2023 का नवल नारायण कथा का आखिरी अंक है। अब अगला अंक मैं आपको जब कहने आऊंगा तो साल बदल चुका होगा, 2024 आ चुका होगा। ये कहानी जारी रहेगी, खत्म होने तक जारी रहेगी, और इसके बाद इसके सीक्वल में प्रोफेसर पुराण जारी रहेगा, जहां नवल नारायण का जो ये एक सबसे घिनौना पुत्र है, जिससे आपको घिन आएगा, इसकी अवसरवादिता से घिन आएगा, इसके चरित्र से घिन आएगा, इसके लीज लीजे कैरेक्टर से घिन आएगा, और इसका जो ससुराल है वो तो महाघृणित पक्ष है। मास्टर रामाधार, मास्टर रामाधार का बेटा पराजित मिश्र, पराजित मिश्र की बेटी पसाकलौजी भौजी, पसाकलौजी की 4 और 3 अन्य बहनें, और पसाकलौजी घर में सारे सड़े गले लोग, जो लहसुन गंधा पैदा करके गई थी। हालांकि आज लहसुन गंधा मर चुकी है, लेकिन मास्टर रामाधार के घर में जब लहसुन गंधा दूसरी बीवी बन के आती है, और मास्टर रामाधार अपने पहले बच्चों को गोद दे देता है, अपने दूसरे भाई को। आपने ऐसा सुना नहीं होगा आज तक कोई पिता जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपनी पहली बीबी के मरते ही दूसरी शादी करता है, और उसके लिए अपने बाल बच्चों को दूसरे को गोद दे देता है, और फिर उसके बाद वो बीबी उसके घर में, खानदान में ऐसे सड़े गले लोगों की एक पूरी पीढ़ी पैदा करती है। कोई तन से दिव्यांग है, कोई मन से दिव्यांग है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर नहीं काम कर रहा, कोई उठ ही नहीं पा रहा, कोई चल ही नहीं पा रहा, और उस घर से आती है ये बकलेश्वा की पत्नी पराजित मिश्र। एक सिर्फ पराजित मिश्र का कुछ सिस्टम काम कर रहा था, तो उसी की शादी होती है, उसी के बाल बच्चे होते हैं। और बाल बच्चे क्या होते हैं, पराजित ने भी 23-24 बार कोशिश कर ली, 23-24 बार पराजित मिश्र की पत्नी गर्भवती होती है, और सिर्फ एक बेटी बचती है। 4 बेटियां होती है, बेटा तो होता ही नहीं। जिस बेटे के तलाश में लाइन लगा देता है, और अंततः मिश्राइन मर जाती है। तो पराजित भी रणवा हो चुका है, पराजित का बाप वो भी रणवा है। मास्टर रामाधार वो तो 2 बार जिंदगी में इनफैक्ट रणवा हुआ। पहली बार पहली पत्नी मरी तो दूसरा ब्याह लहसुन गंधा से कराया, और लहसुन गंधा भी नहीं रही। तो ये सीक्वल 2 में आएगा। अब भाई आज आपको हमने, बहुत लोग पूछ रहे थे प्रोफेसर पुराण का क्या हुआ, तो ये इसके बाद की कहानी है ना भाई। अब पहले नवल नारायण से निपट ले, नवल नारायण की कहानी मुझे जहां तक सुनानी है वहां तक सुना ले, तब आते हैं प्रोफेसर पुराण पर। फिर मास्टर रामाधार का पूरा खानदानी चरित्र भी आपको खोलेंगे, या बकलेश्वा का ससुराल का, वो भी कितने घृणित लोग हैं। ये नवल नारायण का भाई, थोड़ा तो आपको बता चुके हैं, थोड़ा तो आपको पता ही है। नवल नारायण का भाई जो अपनी बहू की नृशंस हत्या करता है, जो हमने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था, उसको बचाने के लिए ऐसे बकलेश्वा को बहुत चिढ़ा है, अर्नवा को भी बहुत चिढ़ा है, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते बिल्लू को, वीरेंद्र को, माया को भी बहुत चिढ़ा है। शकल भी नहीं देखना। गृह प्रवेश के लिए एक गाय लेकर के आ गया था नवल नारायण, तो नवल नारायण का गर्दन पकड़ के दबोच लिया था बकलेश्वा। अर्नवा भी कई बार मारने दौड़ा है नवल नारायण को, वहां क्यों जाते हो। और माया, माया तो अपने बहुओं तक से, रंजितवा की पत्नी से, अर्नवा की पत्नी के सामने ये सब बातें कहती है। ये अपना बिल्लू का जो बीबी है उसका, उसको देख के आंख सेकने के लिए गया है नवल नारायण उधर। और जिसके ये उद्गार है, अब वो कोई नहीं बोल रहा। जब बिल्लू अपनी बहू को नृशंस हत्या कर देता है तो बचा कौन रहा है, नवल नारायण और बकलेश्वा का ससुर। जिस घर में अपनी बेटी ब्याहने आया है ये पराजित मिश्र, साला हरामजादा, हरामखोर, गटर की पैदाइश। अगर आपको जिंदगी में ऐसा कोई इंसान मिले तो ऐसे इंसान का मैं कभी समझ नहीं पाता कि इसकी गति क्या होनी चाहिए। ऐसे इंसान को तेजाब से भरे कुंड में फेंक देना चाहिए, उसको तड़प तड़प के मौत होनी चाहिए, जो एक बहू की नृशंस हत्यारे को पैसा कमाने के लिए बचाने जा रहा है, ताकि वहां से दलाली मिलेगा। और ये कमाई दोनों कर रहा है, नवल नारायण भी और बकलेश्वा का ससुर भी। और अब बकलेश्वा कुछ नहीं बोल रहा है, जो बकलेश्वा ने गर्दन दबोच ली थी। आप समझ नहीं पाएंगे कैसे घृणा करने लायक लोग हैं ये।
आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई पिता हो सकता है जिसकी 4 बेटियां हो और जिस घर में अपनी बेटी ब्याहने जा रहा हो, उस घर में हुए एक बहू के नृशंस हत्या को बचाने का भी मुहिम वो चलाता हो, वो बचाने में वो शामिल होता हो। मेरी रूह कांप उठी थी ऐसे शख्स को देख के कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं क्या, हो सकते हैं क्या। अरे चलो, नवल नारायण को तो भगवान ने बेटी नहीं दी है, उसको तो अपने भाई के ऊपर प्रेम उमड़ा है, वो पगला चुका है, लेकिन क्या ये पराजित मिस्र भी पागल हो गया है, जिसको ईश्वर ने 4 बेटियां दी हैं और अपनी बड़ी बेटी को यहां ब्याहने आया है और फिर भी ये बचा रहा है, ये जानते हुए कि इस घर खानदान के लोग बहू की ऐसी हत्या भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं कि नहीं हुआ है, उसे सब पता है कि क्या हुआ है, फिर भी बचा रहा है। तो अब दोषी बिल्लू उतना नहीं है मेरे नजर में जितना ये बचाने वाले ये हरामखोर नवल नारायण और वो पराजित मिसिर है। ये मास्टर रामाधार के खून से पैदा हुआ ये सड़ा हुआ पराजित मिसिर। इसलिए आपको ये कहानी बताना पड़ रहा है कि नवल नारायण जैसे हरामखोर लोग, ये बकलेसवा जैसे डॉक्टर बकलेश कुमार जैसे हरामखोर लोग आपके शिक्षा के मंदिर में बैठे, वो आपको शिक्षा देंगे चरित्र का, नैतिकता का। अर्णव कुमार जैसे लोग बैठे हैं टीचर बन करके, होमोसेक्सुअल लोग, मानसिक रूप से यौन विकृत लोग, चरित्र से पतित लोग। आपको क्या नजर आता है कि उनके सामने जो प्राथमिक विद्यालय में जहां वो बैठ करके शिक्षक बना बैठा है अर्णव कुमार जैसे लोग, वहां बच्चियां सुरक्षित होंगी, बच्चे सुरक्षित होंगे, उनका वो यौन उत्पीड़न नहीं करता होगा। मुझे समाज के ऐसे लोगों की कलई खोलनी थी, जड़ से कलई खोलनी थी। ये मैं खोल रहा हूं और आप सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ऑडियो वीडियो जो जाती है उसको जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो ऑडियो यहाँ से डाउनलोड करके जो शेयरिंग की जा रही है, जो लास्ट ऑडियो हमें दिखी थी उसकी संख्या 2200 तक पहुंची है। मुझे आनंद आएगा जिस दिन ये संख्या मुझे मेरा सॉफ्टवेयर 5000 दिखाएगा, 5000 लोगों तक ये कहानी जाने लगेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो 21-2200 पे चल रही है। तो आपको पता है मैं हूं रंजन कुमार और हमारे सम्मुख जो बैठे दोनों श्रोता हैं जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये आपस में अभी बातें कर रहे हैं। और अभी तो संजय भैया को समझ ही में नहीं आ रहा है नवल नारायण के कितने चैप्टर खुलेंगे, क्योंकि संजय भैया को लगता था नवल नारायण देवता आदमी है, हमारा नौकरी लगवाया था। अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा नौकरी लगवाने के पीछे नवल नारायण का स्वार्थ कितना था, कितना पैसा हमारे लिए खाया होगा नौकरियां हमारा लगवाने के पीछे। हमसे जितना पैसा लिया उसमें कितना इंस्पेक्टर को दिया होगा, कितना सुपरिटेंडेंट को दिया होगा, कितना देवलाल सिंह को दिया होगा, कितना ऋषिकेश मिश्रा को दिया होगा, कितने और किसी इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट और जो लोग होंगे लिंक में उनको दिया होगा, और कितना नवल नारायण खुद खाया होगा। तो जनार्दन चाचा से वो ये सब बातें करते रहते हैं। अब मैं तो चला लघु शंका करने कहानी के नियमानुसार। तो आपको तो पता है मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। अब यार मिलेंगे 2024 में, जब हम आपको श्री नवल नारायण कथा का 54वां अंक आपको बताएंगे। बीच में बहुत सारे प्रश्न आए, कमेंट आए, मैं सबको इग्नोर कर रहा हूँ। कमेंट पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं आप कैसे कैसे सवाल उल्टे सीधे पूछते हैं महाराज। कोई कहता है हंस को पहचानता हूं, कोई कहता है कंस को पहचानता हूं, कोई कहता है नवल नारायण को पहचानता हूं। अरे भाई, इसमें जितने कैरेक्टर हैं आप उनमें से सबको पहचानते होंगे और सबको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। इसीलिए ना हम आपको कहते हैं कि आप मान के चलिए ये सब कैरेक्टर साला कहीं ना कहीं जिंदा है, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। और ये भी मान के चलिए कि साला हराम ज्यादा नवल नारायणवा अपना कथा सुन रहा है, और ये माया भी अगर अपनी कथा सुन रही हो, हंस जी मर गए हो, कंस अपना कथा सुन रहा हो, अगर कंस सुन रहा हो तो मजा आएगा ना उसे सुन के, उसी के खानदान से बहुभागी है ना। संस्कार, हंस के भाई कंस के घर का संस्कार, हंस के भाई कंस की बहन माया, हंस का भाई कंस, और कंस और माया का रिश्ता, जितना सोचेंगे उतना दिमाग फट जाएगा। लेकिन ये समाज का एक बहुत ही विद्रूप चेहरा है। मैंने सोचा था इसे नहीं बताना है, छोड़ देना है इस कहानी को, लेकिन प्रकृति ने कहा नहीं, धर्म युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, इसलिए ये कहानी को कहना पड़ेगा। और रंजितवा ने मेरे माथे पे ठिकरा फोड़ दिया, कहा भाई हमरा से तो नहीं होगा यार, लेकिन हम हारल फील करते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, हम तुमको हारने नहीं देंगे,
हम लेखक हैं, फिर हम तुमको जिताएंगे, इस कहानी को जुगो जुगो तक के लिए अमर कर देंगे। इस जिंदगी में हार जीत नहीं होता बुड़बक, इस जिंदगी में होता है चलो ठीक है तुम्हारे को लोगों ने शोषण किया, शोषण करके तुमको किनारे कर दिया, और जब तक हो सका तेरा खून पिया। ठीक है तुमने दिया ही ना, देने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। धोखा देने से कुछ नहीं, धोखा खाने से कुछ नहीं जाता, लेकिन धोखा देने से आत्मा से आदमी पतित हो जाता है। तो हमने रंजितवा को कहा इस पूरी कहानी को हम एक उपन्यास का फॉर्म में आगे बढ़ावेंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा, ईश्वरीय मर्जी। तो रंजितवा को सुकून मिल रहा है कम से कम इस कहानी को आगे बढ़ने से। रंजितवा के हिस्से का न्याय यही है, बाकी तो न्याय प्रकृति को करना है, क्योंकि प्रकृति के हाथ से कोई बचता नहीं है। तो आपको आनंद आ रहा होगा ये सोच करके, कहीं ना कहीं ये मैवा, ये नवल नारायणवा, ये नवल नारायणवा के दोनों पुतरवा, और इनके दोनों पुतरवा के जो दोनों और आई है, दोनों बहुएं, एक तो जिसको नवल नारायण ने रखेल बना लिया अपना अरनउआ की पत्नी गौरी भौजी को, दूसरा ये पसाकलौजी भौजी जिसने अपने मर्द को, अपना मेहरमौग बकलेसवा को अपना खिलौना कठपुतली बना लिया और अपने परिवार की गरीबी दूर करवाने लगी उससे। तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब कहानी सुन के, कि ये सब भी अपनी कहानी सुन रहे होंगे, सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं समाज में जिंदा है और अपनी अपनी कहानियां सुन रहे हैं। चलिए, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं देना था, लेकिन समरी में आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया। तो मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और अब 2023 में नहीं यार, अब हम आपको 2024 में मिलेंगे। तारीख होगी 1 जनवरी, जिस दिन आपको इसका अगला अंक मिलेगा। सब प्रेम, नमस्कार।